हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम टू बायोलॉजी 101। तो सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है बच्चों। आप सभी को मुबारकबाद जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है बच्चों, आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, ये सिर्फ एक आपका मतलब इनिशियल स्टेज था जहां पे आपने अपने आप को टेस्ट किया है। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते हैं। आपको अपने आप को रिडीम करने का बहुत अवसर मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। जिन्होंने अच्छा किया बच्चों रिजल्ट में, वो अभी क्या कर सकते हैं कि वो और अच्छा करने को कोशिश कर सकते हैं। आपको एक बूस्ट मिल गया है और आप और भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्लास 10 के रिजल्ट पे खुश नहीं हो लेना है आपको, अभी आपका सफ़र बहुत लंबा है। तो आज हम बेटा इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपका पूरे 2 साल का प्लान क्या होगा अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। अगेन, मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मदद ज़रूर करूँगा कि आपको चूज़ क्या करना है। आपको साइंस में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है, आपको जेई में जाना है, आपको नीट में जाना है, या आपको कॉमर्स का कुछ करना है ना। इन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा। ये बहुत बड़ा वीडियो होगा, बहुत डिटेल वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो आपके अगले 2 साल के लिए काफ़ी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते बच्चों, आपके अगले 2 साल यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएंगे। आपको अगले 2 साल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज परफेक्ट प्लान की बात करेंगे आपके नीट 2022 के एग्जाम के लिए। मतलब 2 साल का क्या प्लान होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, हम कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं गाइस। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। बेटा मैंने अपनी एमबीबीएस की हुई है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 416 थी जब मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया था। और मैं अब बहुत सारे डॉक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस देश में बहुत अच्छे डॉक्टर्स बने। तो बेटा आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, और हम लोग मिलके अच्छा स्कोर आपके नीट में लाएंगे। ठीक है, सो ये एडवाइस जो आपको मिल रहा है वो एक डॉक्टर से मिल रहा है जिन्होंने खुद नीट क्रैक किया है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो ये आपको पता चल गया कि सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, cbseresults.nic.in। रिजल्ट अच्छा हुआ है, बहुत बच्चे बहुत अच्छा किया उन्होंने। ठीक है, बट अगेन किसी कारणवश अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं भी हो रहा है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। ये सिर्फ एक रिजल्ट है, ये आपके जिंदगी के मायने नहीं बदलेगा। ठीक है, ये अभी एक इनिशियल स्टेज है। तो पहले स्टेज पे अगर मान लो रेस तुम स्टार्ट करते हो तो फिसल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तो मेरी आप बात माने बेटा। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप अभी मेरी अगले 2 साल तक जो मैं अभी इस 1 घंटे के वीडियो में बताने वाला हूं सारी बातें मान जाएंगे तो आपको एम्स दिल्ली में पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप एक्चुअली में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को देखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये नहीं कि मैं एक वीडियो मैंने स्ट्रैटेजी देखा, मैं दूसरा देखने चला गया, मैं तीसरा देखने चला गया और मेरे दिमाग में खिचड़ी हो गया। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, चल शुरू करते हैं। ये बेटा आपका चैनल है बायोलॉजी 101 के नाम से। ठीक है, ये आपको आपका चैनल है बायोलॉजी 101 के नाम से, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके इस तैयारी के दौरान। जैसे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो बायोलॉजी 101 हमारा चलता है, केमिस्ट्री 101 हमारा चलता है, फिजिक्स 101 हमारा चलता है। और ये तीनों चैनल मिलके आपके नीट के लिए एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन का काम करता है, बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब नीट में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां पे जाके इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बेल आइकन बजा होगा, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा शुरू करने से पहले। ठीक है, चल अब आते हैं मुद्दे पे। तो आप लोगों में से बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। 2 तरह के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो मैं तैयारी करते वक्त, मैं जब मैं पढ़ाता था तो मैं 2 तरह के स्टूडेंट मैं यूजुअली देखता हूँ। पहला स्टूडेंट वो है कि जो एक्चुअली में पैशनेट है डॉक्टर बनना के लिए।
ठीक है, उसे बनना है डॉक्टर, उसको वो व्हाइट कोट चाहिए, उसको वो गले पे स्टेथोस्कोप चाहिए, उसको वो अपने नाम के आगे एक प्रीफिक्स डॉक्टर का चाहिए, राइट। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आया तो पेरेंट्स ने बोला अच्छा मैथ्स नहीं आ रहा तो एक काम करो बायो ले लो, ठीक है। तो आपको बेटा डिसाइड करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में, क्या आप पैशनेट हैं डॉक्टर बनने के लिए, या आप सिर्फ आपको मैथ्स नहीं आती इसलिए आपने डॉक्टरी ले लिया, या इंजीनियरिंग का उतना अच्छा स्कोप अभी नहीं आपको दिख रहा इसलिए आपने डॉक्टरी ले लिया, ठीक है। ये चीज अपने आप से आप ये सवाल पूछेगा। जब तक बेटा आपको इस सब्जेक्ट में या इस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक इस कोर्स को करने का कोई फायदा नहीं है, जबरदस्ती कोई कोर्स नहीं करते, ठीक है। तुम्हारा सवाल होगा कि सर मैं तो क्लास 10 का बच्चा हूं, मुझे कैसे पता कि मुझे अभी इंटरेस्ट है या नहीं है। आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका मैथ्स वीक हो, ठीक है, हो सकता है आपका मैथ्स वीक हो सकता है आपको साइंस बिल्कुल भी समझ नहीं आती हो, लेकिन मुझे वो इंथुजियाज्म है, मुझे वो देख के ना लगता है। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं फैंसी ड्रेस का कंपटीशन होता था तो क्या होता था, आप डॉक्टर बन जाते थे, है ना, आप इंजीनियर बन जाते थे या कुछ बन जाते थे, तो वो एस्पिरेशन आपके अंदर रहता है, वो धधक, वो आग आपके अंदर रहती है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। तो वो जुनून होना जरूरी है बेटा। अगर जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे किसी चीज को, आपको आता क्या नहीं आता वो अलग बात है, कोशिश करने से आप दुनिया की सब चीज सीख जाते हैं और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी है। तो आपको क्या आता है क्या नहीं आता वो सेकेंडरी हम रख देते हैं, अभी हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप में सच में वो पैशन है, क्योंकि देखो यार एमबीबीएस या डॉक्टर बनना बहुत लंबा जर्नी है, ये तपस्या है बहुत लंबी, बहुत साल लग जाते हैं मेडिसिन करने में और बहुत पढ़ना पड़ता है आपको। तो मैं बहुत पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर बहुत लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ 2 साल पढ़ लो उसके बाद जिंदगी आसान हो जाती है, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर आप सच में पैशनेट हैं, आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपना अच्छा नाम बनाना चाहते हैं, आप अच्छी लैविश लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर बन सकते हैं। बट वो आग आपके अंदर होना चाहिए, वो गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके अंदर ये सब चीज है तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, अगर आपको सही गाइडलाइन मिलती है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, मेडिसिन की तैयारी या एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज जो मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, अगर इस चीजों को आप गांठ बांध के अपने जिंदगी में डाल लेते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज मैथ से आपको भागना नहीं है। तुम बोलोगे सर आप तो बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप तो डॉक्टर की बात कर रहे हैं, फिर मैथ्स यहां कहां बीच से आ गया, ठीक है। बेटा ज्यादातर लोग जो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं उनका फिजिक्स खराब होता है, ठीक है। जो इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हैं उनका फिजिक्स खराब होता है। बायो की वजह से वो रुकते नहीं है, वो रुकते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी उनको जो दिक्कत है वो मैथ्स वाले पोर्शन में आता है, उनको मैथ्स का फोबिया है। सबसे पहला काम जो तो आपको काम करना है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तब तो इसको अच्छा बनाए रखें, अगर आपकी मैथ्स खराब है तो पहले 1.5 से 2 महीने आपको मैथ्स पे ही काम करना है, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, है ना। तो सबसे पहला चीज जो बेटा आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने बेसिक मैथमेटिकल स्किल पे काम करना है ना, मैथमेटिकल स्किल्स पे काम करना है। आप अपने लिए इसके लिए ट्यूशन लगा ले या कुछ भी कर ले, इस पे आपको अभी से लग जाना है, इसको आप पे अभी से लग जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा चीज बेटा आपको याद रखना है कि ये कंपटीशन है, ये नॉलेज फाइट नहीं है कि मैं जितना ज्यादा जानता हूं या वो उतना ज्यादा जानता, नहीं। एक प्रिसाइज सिलेबस या एक इतना सा समान है, मतलब मान लो कि ये किताब है, एनसीईआरटी ने गाइडलाइन दी है कि मेरे किताब से ही सवाल आएगा, तो आपको पता है आपके किस किताब से आएगा, एक डिफाइंड सिलेबस से ही सवाल आना है, तो आपको अपना नॉलेज कंपाइल करके प्रिसाइज करके रखना है, ठीक है। तो आपको दूसरा चीज, आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, अनाप शनाप मत पढ़ना, ठीक है। सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, मतलब आपका जो पढ़ाई का अप्रोच होना चाहिए वो सिस्टमैटिक होना चाहिए और एग्जैक्टली प्रिसाइज सिलेबस के लिए। मतलब
आप किसी जंग में उतरते हो तो क्या होता है, आप टैक्टिक्स के साथ उतरते हो, है ना, आप पूरा प्रिसीजन के साथ उतरते हो कि ऐसे हम अप्रोच करेंगे और ऐसे हम ये जंग को जीतेंगे। तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, तीसरा चीज बेटा जो है, तीसरा चीज है आपको कंसिस्टेंट रहना है। देखो बेटा, कोई लोग बोलता है मैं 2 महीने में नीट निकालूंगा, कोई बोलता है मैं 3 महीने में नीट निकालूंगा, कोई बोलता है मैं 4 महीने में नीट निकालूंगा। बेटा ये तपस्या है 2 साल की, ये तपस्या है कम से कम 1 साल की। तो आप अभी बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, आप अभी बिल्कुल इनिशियल फेज पे हैं। तो आराम से अगर आप प्यार से तैयारी करेंगे तो 2 सालों में आपको नीट रोकने से कोई नहीं रोक सकता, और बिना हैसल के, बिना सरदर्द के आप नीट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है। ये नहीं कि मैं एग्जाम के 1 दिन पहले खूब पढ़ लिया, 1 महीने अभी मस्ती काट ली है। ठीक है, तो ये मस्ती वस्ती अभी नहीं करना है, आपको रोज पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो पहला अगला चीज है कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है। ठीक है, चौथा चीज, आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्स, है ना। रिसोर्स की अभी मैं बताऊंगा, जो जो लिस्ट है वो आपके पास होना चाहिए, है ना। बिना हथियार के आप जंग नहीं जीत सकते हैं, तो आपके पास प्रॉपर रिसोर्स होना चाहिए। तो ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना है तैयारी करने से पहले। चलिए अब हम आते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए रिजल्ट के बाद से आपके। ठीक है, सबसे पहला चीज बेटा, बहुत बच्चे पूछते हैं सर मैं स्कूल कैसे करूं, है ना, क्या किस तरह का स्कूल ज्वाइन करूं या कैसा मेरा प्रिपरेशन का तैयारी होना चाहिए। तो बेटा स्कूल में क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन है, या तो, है ना, या तो आप आईसीएससी, 3 ऑप्शन मान लेते हैं। पहला वह है जो कि आपका है आईसीएससी बोर्ड या आईएससी जिसको कह सकते हो तुम लोग, है ना, जनरली। दूसरा होता है स्टेट बोर्ड। ठीक है, और तीसरा क्या हो, कौन सा होता है बेटा, तीसरा होता है आपका सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, देखो अगर आप 10th तक आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा है। ठीक है, लेकिन क्लास 12th के लिए आईसीएसई बोर्ड से पढ़ना बेवकूफ़ी है, मतलब उतना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्लास 12th आईसीएसई बोर्ड से कंप्लीट करें, क्योंकि सिलेबस का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये नहीं कि बोर्ड खराब है या कुछ ऐसा है, यहाँ पे सिलेबस का क्लैश हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा अलग टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी, अगर आप स्कूल की बात करेंगे तो अगर मेरी बात मानेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी सीबीएसई बेस्ड स्कूल पे आप एडमिशन ले लें, क्योंकि इवेंचुअली आपको नीट की भी तैयारी में एनसीईआरटी पढ़ना है, सीबीएसई के एग्जाम में भी एनसीईआरटी पढ़ना होगा, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, दूसरी बात बच्चे कि आप स्टेट बोर्ड्स में चले जा सकते हैं अगर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इक्विप्ड नहीं होते हैं और वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जाते हैं, तो मजबूरी में आपको स्टेट बोर्ड लेना पड़ता है। बट स्टेट बोर्ड में अगेन आपको अटेंशन देना पड़ेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सीबीएसई बोर्ड पे जाइए, नहीं अफोर्ड कर सकते बच्चे तो आप स्टेट बोर्ड पे चले जाइए। ठीक है, बट स्टेट बोर्ड पे अगेन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, उनके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा बच्चा पूछता है कि आजकल बहुत सारा ये चलता है कि सर क्या मैं रेगुलर स्कूल जाऊं या मैं डमी स्कूल ज्वाइन कर लूं, है ना। डमी स्कूल आजकल लोग बोलते हैं ना कि मतलब स्कूल है तो ऐसा है, लेकिन स्कूल में क्या होता है कि मतलब स्कूल बिना अटेंडेंस उतना नहीं लेती है, ऐसे टाइप के स्कूल होते हैं जिसको हम डमी स्कूल कहते हैं। होते हैं ऐसे स्कूल, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, होते हैं ऐसे स्कूल। ठीक है, तो बेटा 2 चीज है, अगर आप कोचिंग ऑफलाइन जा रहे हैं, अगर आप कोचिंग ऑफलाइन जा रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं तो कोचिंग लोगे, ट्यूशन पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, कहीं ना कहीं तो कोचिंग लोगे। तो अगर आपका कोचिंग ऑफलाइन है, अगर आपका कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है, मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप डमी स्कूल के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप कोचिंग ऑनलाइन लेते हैं, जैसे अनअकैडमी हो गया या किसी और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, तो आप स्कूल रेगुलर जाइए। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए। अगर आप कोचिंग ऑनलाइन जा रहे हैं तो स्कूल आप रेगुलर चले जाइए, अगर आप कोचिंग ऑफलाइन जा रहे हैं तो स्कूल आप डमी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह अगर आप जाइएगा, ठीक है, तो आपके ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर दोनों जगह आप घर पे बैठ जाइएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। ठीक है, तो बेटा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, आपको स्टूडेंट से मिलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं जनरली बच्चों को जो आइडियल सिचुएशन रेकमेंड करता हूं कि आप स्कूल रेगुलर ज्वाइन कर लो, है ना, स्कूल रेगुलर ज्वाइन कर लो, ताकि आपका
पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपका पर्सनल ग्रोथ हो, सब कुछ हो, आपके दोस्त हो, सब कुछ हो, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, ठीक है। और कोचिंग आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पे टू द पॉइंट प्रिसाइज क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। तो स्कूल रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए और कोचिंग आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। कोचिंग आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। तो ये तो हो गए स्कूल और कोचिंग की बात, ठीक है। अगेन बेटा यहाँ पे रिसोर्स की बात है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है आप उसके हिसाब से कीजिएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर मेरा तो सीबीएसई स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गई स्कूल की बात। अब आते हैं किताबें और टीचर और पढ़ने का तरीका, हम किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। रास्ता आपको कैसे अप्रोच करना है किसी सब्जेक्ट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फिजिक्स का। बेटा एक बात मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूं, एनसीईआरटी को आज से भगवान मान लो, आपके लिए एनसीईआरटी सब कुछ है, सब कुछ। मतलब एनसीईआरटी छोड़ के आपको जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल लाइन इन एनसीईआरटी। इस बात को आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा होगा। जब मैं तैयारी करता था मुझे ये बात बताने वाला कोई नहीं था, तो मैंने अपने 5-6 महीने बहुत वेस्ट किए और ज्यादातर बच्चे वेस्ट करते हैं। आप मोटी मोटी बड़ी बड़ी सुंदर दिखने वाली किताबें ले आते हैं और आप इस एनसीईआरटी को निग्लेक्ट करते हैं और आपको 1 साल बाद रियलाइज होता है कि इसी किताब से तो पढ़ाई की शुरुआत करनी थी आपको। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इट गोज विदाउट सेइंग कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के बिना आपका गुजारा नहीं होना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए सारी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ये तो बिना बोले बात है, इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। बट सच्चाई की अगर हम बात करें तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप फिजिक्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आएगी, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया गया है, तो फिजिक्स आपको एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएगी। तो फिजिक्स के लिए आपको एक रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए आपको एक रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा। बोलोगे सर रेफरेंस बुक कौन सा लूं मैं, ठीक है। देखो बहुत लोग मुझसे इस बात पे डिसएग्री करेंगे जिस किताब का नाम मैंने लिखा है एससी वर्मा, ठीक है। लेकिन आप याद रखें बच्चों, आपके पास 2 साल है। अगर आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया, आपको कोई समझाने वाला है और इस किताब को आपको उसने समझा दिया, तो आप नीट का फिजिक्स छोड़ो, आप जेई के फिजिक्स में फोड़ के आएंगे। तो क्यों ना हम बेस्ट करें, है ना, क्यों ना हम बेस्ट करें। इसलिए मैं ये किताब रेकमेंड करता हूं। अगर आपको फिजिक्स समझाने वाला कोई नहीं है और आपको सेल्फ स्टडी से ही फिजिक्स करना है, आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी खुद ही पढ़ के अगर फिजिक्स कर रहे हैं, तो आपको मैं दूसरी किताब रेकमेंड करूंगा। अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से फिजिक्स कर रहे हैं, तो मैं दूसरी किताब आपको रेकमेंड करूंगा। कौन सी किताब बेटा, इस किताब का नाम है एस.एल. अरोरा, ठीक है। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किताब है, ठीक है। थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा इन किताबों को पढ़ने में, ठीक है। तो अगर फिजिक्स के लिए आपको टीचर मिल जाता है कोई अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सपोज किसी हालत के कारण आप टीचर नहीं रख पाते हैं, तो आपको एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक की तरफ जाना होगा जिसका नाम है एस.एल. अरोड़ा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है कि आपने एक चैप्टर या एक टॉपिक पढ़ा। फिजिक्स में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते आप एक दिन, है ना, आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस बनाए, उसके बाद उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस बनाए या एग्जांपल्स बनाए, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता बेटा, है ना। तो आपने एक थ्योरी पढ़ा, थ्योरी के साथ तभी के तभी उसके क्वेश्चन बनाए, या तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। मैंने एक पेज ही पढ़ा, तो मैं उस एक पेज के बेसिस पे सवाल बनाऊंगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो मैंने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के मैंने क्वेश्चंस बनाए। अच्छा, अब क्या करूंगा बेटा मैं, अब क्या करूंगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी माता के दर्शन करूंगा। मैं एनसीईआरटी की तरफ जाऊंगा और एनसीईआरटी को अच्छे से देखूंगा कि क्या क्या लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पे दिया है। मैं एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करूंगा। तो जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको एनसीईआरटी समझ में आने लगेगी और एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। तो एनसीईआरटी पढ़ूंगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है। और जब मेरा इसी तरह से मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जैसे ही मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं जो मुझे सॉल्व करनी है।
कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं बेटा? तो ये 4 किताब मैंडेटरी है आपको सॉल्व करना, आप इससे अलावा भी कोई और किताब भी सॉल्व कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपके लिए अच्छा है। बट ये 4 किताब सॉल्व करना आपके लिए कंपलसरी है, इसमें आपको बच नहीं सकते, कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है, ये 4 किताब आपको सॉल्व करना। कौन कौन सा बेटा? पहला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब फिजिक्स की, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक और इसके क्वेश्चन टफ होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, इसके क्वेश्चन टफ होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये आपको बेटा करना ही करना है, ठीक है। सारे लोग आपको बता देंगे कि प्रीवियस ईयर नीट और प्रीवियस ईयर एम्स के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। अब बोलोगे सर एम्स तो आ नहीं रहा, अब एम्स तो है ही नहीं, तो क्यों मैं एम्स के क्वेश्चन करूं? नहीं बेटा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन सर्कुलेट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर एम्स के क्वेश्चन आपको करने ही करने। और एक और चीज, अभी आपके पास 2 साल है बेटा, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, लास्ट 10 साल के जेई मेन के भी क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, इससे आपके फिजिक्स पे ग्रास्प आ जाएगी, इसके आपके कॉन्सेप्ट ऑफ फंडे और क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट 11 साल के आप जेई मेंस के भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कर लीजिए जेई मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका फिजिक्स का, ये 4 क्वेश्चन आपको करने। अच्छा, ऐसा तो होगा नहीं कि बेटा आपसे सारे सवाल बन जाए इसके, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम पहली बार पढ़े तुमसे सारे सवाल बन गए, राइट? तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा उसमें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका डिवाइस किया है। क्या है बेटा? कि सपोज मान लो मैंने टॉपिक एक्स पढ़ा, सपोज मान लो मैंने टॉपिक, बेटा ये फंडा अपना लोगे ना तुम अपने पढ़ाई में, तो ये आपका सब कुछ सॉल्व करेगा। टॉपिक एक्स पढ़ा मैंने, ठीक है, टॉपिक एक्स के बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चंस किए टॉपिक एक्स के। क्वेश्चंस किसी भी किताब से आप कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, मैं नहीं कह रहा कि आप यही बुक खरीदें, मैं नहीं कह रहा कि आप वही बुक खरीदें, क्वेश्चन एक्स कर लिया आपने किसी भी टॉपिक के, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपने, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है, और इस तरह से मेरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, उसके बाद मैंने एग्जाम्पलर किए, उसके बाद मैंने नीट नीट तो हो गया, एम्स हो गया, और उसके बाद मैंने जेई के नीट के एम्स के क्वेश्चन किए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा आ गया और ये एग्जाम्पलर आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें मेरे पास 2 तरह के डाउट्स होंगे। कैसा? कि मुझे कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना था, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होंगे, है ना। पहला तो एक से ऐसा आएगा कि भाई मुझे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट के डाउट्स हैं, मेरे ये फंडे सही नहीं है, कि सपोज मान लो कि मैंने मैकेनिक्स का पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, तो मेरे ये वाले फंडे सही नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल डाउट होगा मेरा, ठीक है। दूसरा कैसा डाउट हो सकता है बेटा? दूसरा मेरे साथ ऐसा डाउट हो सकता है कि मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं, मैं सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है, सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है। देखो, इस वाले पार्ट के लिए, सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक वाले पार्ट के लिए आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने आप ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस से, ये रातों रात ठीक नहीं होगा, ठीक है। अभी आप गलती करेंगे और धीरे धीरे वो आपका ठीक होता जाएगा, तो ये प्रैक्टिस से आपका ठीक होता जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ये सिली मिस्टेक वाला पार्ट ठीक हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्चुअल डाउट है, इस पे आपको वर्कआउट करना है। जितना ये डाउट आपके पाइल अप होते जाएंगे, जितना आपके फंडे हिले हुए रहेंगे, उतना आपको दिक्कत आएगा, उतना आपको दिक्कत आएगा। तो ये बहुत 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 दिक्कत वाला चीज है। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा रिसोर्स होना चाहिए। देखो, सेल्फ स्टडी से फिजिक्स ठीक हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगेन आपको कोई भी रिसोर्स, अब ये रिसोर्स कुछ भी हो सकता है बेटा, ये रिसोर्स आपका यूट्यूब वीडियो हो सकता है, ये रिसोर्स आपका ऑफलाइन टीचर हो सकता है, ये रिसोर्स आपका अनअकैडमी हो सकता है, ये रिसोर्स आपके भैया हो सकते हैं, ये रिसोर्स आपके पापा हो सकते हैं, बट कोई ना कोई आपको रिसोर्स यहाँ पे चाहिए होगा टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। और उस डाउट को आप रिवाइज करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाए, तो यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट रिविजन। एक बार पढ़ के छोड़ोगे तो तुम भूलते जाओगे। कोई भी, हम लोग इंसान हैं, हम मशीन नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा रिवीजन करना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन करना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट देना। लास्ट स्टेप होता है इसका टेस्ट, ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट देना। आप किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए,
किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, आप किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी अच्छे नामी टेस्ट सीरीज, कोई रैंडम टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लिए, तो ये आपका पूरा फिजिक्स के लिए होगा, ठीक है। ये प्लान ऑफ एक्शन सेम रहेगा, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है। तीनों केस में प्लान ऑफ एक्शन सेम होगा, बायोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बट फिजिक्स में यही प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, केमिस्ट्री में यही प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ठीक है। तो आपको आते हैं अगले हम केमिस्ट्री पे, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट बेटा आप ले लो अगर लेना चाहते हो, और इसको बिल्कुल आप इंप्लीमेंट कर लीजिए अपनी जिंदगी में आज से ही, कल से नहीं करना है, आज से ही आप इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए अपनी जिंदगी में। चलिए केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को अगर हम बाइफरकेट कहते हैं, बाइफरकेट करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो 3 पार्ट आएगा, है ना। पहली जो आती है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी छोड़ के किसी और बुक की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी छोड़ के और किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए 2 किताबें, अगर आप फॉरेन राइटर है तुम्हारा, ठीक है, तो फॉरेन पब्लिकेशन की एक ये सोलोमन्स की आती है, सोलोमन में MS चौहान की किताब आती है। MS चौहान की किताब बहुत फेमस है और अच्छा भी चलता है, ठीक है। तो आप MS चौहान यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। आप MS चौहान यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत स्टैंडर्ड किताब है, और आपको बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करके। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेटा आप एक किताब यूज कर सकते हैं, या तो RC मुखर्जी, ये मैं अपने टाइम पे यूज करता था बेटा, RC मुखर्जी, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन, या RC मुखर्जी, इससे मैंने पढ़ाई की है। बट आप अगेन नरेंद्र अवस्थी भी यूज कर सकते हैं, आजकल लोग नरेंद्र अवस्थी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो N अवस्थी भी यूज कर सकते हैं आप, अगर आप केमिस्ट्री के लिए पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो नरेंद्र अवस्थी भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये बेटा केमिस्ट्री की किताबें हो गई, ठीक है। ये तो रेफरेंस बुक है। क्या इनऑर्गेनिक के लिए मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, ऑर्गेनिक के लिए मुझे MS चौहान प्लस एनसीईआरटी पढ़ना है, और फिजिकल के लिए मुझे नरेंद्र अवस्थी या RC मुखर्जी प्लस एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी कहीं भी नहीं छोड़ना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। चलिए अगर हम केमिस्ट्री के रेफरेंस बुक्स की बात करें तो ये 4 रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं। अगेन नरेंद्र अवस्थी में भी क्वेश्चन है, तो आपको इतना ज्यादा, अगर आप मतलब इस किताब को नहीं भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप MS चौहान और नरेंद्र अवस्थी यूज कर रहे हैं तो आप इसको सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी नहीं भी करेंगे आप सवाल तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत से ज्यादा भी सवाल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। सेम फंडा यहां भी है, प्रीवियस ईयर नीट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर एम्स और जेई मेंस वाले क्वेश्चन, जेई मेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या बात की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, ऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी प्लस किसी किताब से पढ़ना है, फिजिकल एनसीईआरटी प्लस किसी किताब से पढ़ना है, और इन किताबों का आप इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने के लिए कर सकते हैं। MS चौहान में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो आपके लिए वहां पे क्वेश्चन ऑर्गेनिक के लिए सफिशिएंट होगा। नरेंद्र अवस्थी या RC मुखर्जी में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगा। पढ़ने का प्लान जैसा मैंने आपको बताया था, वही प्लान आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करना है। तो अगर हम बात करें कैसे आपको पढ़ना है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो अगर हम फिजिकल की बात करें तो सबसे पहले आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना है। कोई भी रेफरेंस बुक जो आप ले रहे हैं, या टीचर आपका, या आपका कोई इंस्टीट्यूट है जहां पे आपने दिया है, पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद
आप जाके एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद आप इसके डाउट्स निकालेंगे, और डाउट्स भी अगेन मैंने आपको बताया था 2 तरह के डाउट्स होंगे। कौन कौन से? एक कॉन्सेप्चुअल डाउट हो सकता है आपका, और एक दूसरा आपका कौन सा डाउट होगा? सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक को प्रैक्टिस के साथ हम ठीक कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअल डाउट को अगेन आप टीचर, मेंटर, यूट्यूब, कुछ भी आपके पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स से आप उसको ठीक कीजिए। ठीक है, डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा। यही डाउट जब पाइल अप हो जाता है तो आप सक्सेसफुल एस्पायरेंट से अनसक्सेसफुल एस्पायरेंट हो जाते हैं। तो इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। जितने डाउट्स आप प्रोड्यूस करेंगे, जितने डाउट्स आप सॉर्ट आउट करेंगे, जितने डाउट्स को आप अपने मिनिमाइज करेंगे, उतना स्कोर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिकल के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए अगेन सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी और क्वेश्चन है ना। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, हमारा एक चैनल है केमिस्ट्री 101 करके। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के लिए पॉडकास्ट बनाता हूँ, मतलब एनसीईआरटी का लोरी समझो एक तरह से। मैं आपको एनसीईआरटी गा के सुनवाता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक चैनल है केमिस्ट्री 101, इसी ग्रुप का है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी मैं बिल्कुल आपके लिए करवाता हूँ। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रिव्यू हम लोग कर लेंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिसाइफर करके रखना है, और एनसीईआरटी के आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रिवीजन नोट्स, ये नहीं कि मैं पूरी किताब ही लिख दिया मैंने एनसीईआरटी का, इसको हम वन लाइनर रिवीजन नोट्स कहते हैं। वन लाइनर रिवीजन नोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वन लाइनर रिवीजन नोट्स कहते हैं। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा मेरी बहुत खराब थी। ठीक है, जब मैं तैयारी करता था, इनफैक्ट अभी भी ऑर्गेनिक मेरी खराब ही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत खराब थी, और ये बहुत परेशान करेगा आपको अगर आप शुरू से अच्छा नहीं करते। एक बार आपके हाथ से छूट जाती है डोर, तो आपको फिर उसको चेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। सेम प्रोसेस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉलो करना है। अगेन मेजर फोकस आपका डाउट पे होना चाहिए। जितने डाउट्स आप अभी निकालेंगे, उतना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा और उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। फिर यहां भी आपको टेस्ट देना ही है, जैसे मैंने टेस्ट के लिए बात की थी, टेस्ट आपको ज्वाइन करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं मेरे सब्जेक्ट पे, बायोलॉजी पे। बायोलॉजी के साथ 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहला, सारे बच्चे बायोलॉजी को बहुत लाइटली लेते हैं। तुम बोलते हो ना कि सर मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। क्यों भाई, कैसे आती है? क्योंकि मेरे कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट से बायोलॉजी अच्छे हैं। बट बेटा आपको यह समझना पड़ेगा, बायोलॉजी में अगर आपको 320 से कम नंबर आ रहा है तो आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। मतलब बायोलॉजी में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, आप एरर नहीं कर सकते, आप गलतियां नहीं कर सकते बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना रगड़ोगे अपने आप को, उतना अच्छा बायोलॉजी में करोगे। क्योंकि तुम देखो ना, नीट 2019 का टॉपर भी है, उसने भी बायोलॉजी में 343 मार्क्स ही लाया था। ठीक है, इसी तरह से नीट 2018 में भी बायोलॉजी में 360 किसी को नहीं आया था। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, लोग गलतियां कर रहे हैं। फिजिक्स में फुल मार्क्स आ जाता है, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ जाता है अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है। बायोलॉजी में आपके नेग्लिजेंस और आपके लैक ऑफ नॉलेज, आपके लैक ऑफ सिलेबस, आपका प्रिसीजन, आपके सिली मिस्टेक के कारण आपकी गलतियां होती हैं और आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको 360 मार्क्स का बूस्ट दे सकता है। मतलब बायोलॉजी में अगर आप सही तरीके से मेरी बात मानेंगे तो आप कंप्लीट 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें आप कंप्लीट 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप बहुत आगे निकल जाएंगे अपने कॉम्पिटिटर से। ठीक है, तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानो कि आप पहले ये जानिए कि आपको क्या नहीं करना है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो आपको आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बताया बेटा, कंप्लीट बायोलॉजी इन 40 डेज, वहां पे मैंने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया है। मैं बायोलॉजी पे एक और वीडियो भी बना दूंगा, स्कोर 360 इन बायोलॉजी। ठीक है, आपको अगर उस वीडियो डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी मैं एक ब्रीफ इलस्ट्रेशन देता हूं आपको बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को माता पिता सब कुछ मानना है। एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा है, घटिया से घटिया बात
छोटी से छोटी पॉइंट, कुछ भी एनसीईआरटी की बात लिखी हुई है तो आपको उसको अच्छे से रगड़ के समझ के फॉलो करना है। आपको कोई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला चाहिए, जैसे स्कूल में नहीं पढ़ते थे 6th क्लास में तुमको एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बता देता है डिक्टेट करके, तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बिल्कुल बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी को दुरुस्त कर दे, आपके एनसीईआरटी को डिसाइफर करके आपको बता दे। आपको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप यहां तक पहुंच गए। सिर्फ एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर लिया तो इतना नंबर आपको आ गया, ठीक है, इतने नंबर के लिए आप एलिजिबल हो गए। अब बाकी 60 नंबर के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी पे कमांड है, अगर आपने एनसीईआरटी की 10 बार रिवीजन करी है, आप मुझसे सही सुन रहे हैं, 10 बार सेम चीज बार बार आपको पढ़नी है, सेम चीज बार बार आपको रगड़ना है, ठीक है, 10 बार आपको पढ़ना है, इसको चाट जाना है। किस तरह से चाटना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा इससे कि बिल्कुल आप इजी तरीके से आप एनसीईआरटी को कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आपको चाट जाना है, ठीक है। अच्छा कैसे? 10 टाइम्स। अच्छा बाकी 60 नंबर के लिए बेटा आपको क्या करोगे? बोलोगे सर कुछ क्वेश्चन तो बाहर से आते होंगे ना, 4-5 क्वेश्चन तो है ना, मुझे कैसे पता चलेगा वो कौन से क्वेश्चन है जो 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ रहे हैं? तो उसका जवाब आपके यहां पे है, क्या? प्रीवियस ईयर नीट, प्रीवियस ईयर एम्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स कर सकते हैं, या मेरे लिए एक किताब मुझे अच्छी लगती थी जिसको हम एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कहते थे, जिसको मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कहता था, तो ये हम लोग इस पे कर लेंगे, ठीक है, हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, एम्स के प्रीवियस ईयर आपको करने ही करने हैं, एग्जाम्पलर करनी ही है और फिंगर टिप्स। तो क्या सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मेरे से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे? जवाब है नहीं, आपके सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अभी यहीं पे ट्रिक आता है, क्या कि अब मान लो जो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, सपोज जैसे एक ब्रिजेस थ्योरी दिया है एनसीईआरटी में, आपके नहीं मेंशन है, ठीक है, और उस पे लगभग 2003-4 के आसपास बहुत सवाल आता था, तो हम क्या करेंगे भाई, तो जो जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने या जो जो क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी थे, हम उसी कॉन्सेप्ट को अपनी एनसीईआरटी में लिख लेंगे। सपोज मान लो कि कोई एक टॉपिक है मेरे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हम सिर्फ उतना लिमिटेड नॉलेज, जैसे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पढ़े हुए, तो एपीमॉर्फोसिस आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मॉर्फोलैक्सिस आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, एम्स के एग्जाम में वो आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी एनसीईआरटी के छत पे लिख लेंगे, मतलब एनसीईआरटी के ऊपर लिख लेंगे और हमारा एनसीईआरटी कंपाइल कर जाएगा। तो अगर आपने इसके एक्स्ट्रा टॉपिक, इसके एक्स्ट्रा टॉपिक, इसके एक्स्ट्रा टॉपिक और इसके एक्स्ट्रा टॉपिक कर लिए, तो आपसे फिर एक सवाल भी नहीं छूटेगा, एंड यू विल गो थ्रू अ परफेक्ट 360 पॉइंटर, गो थ्रू अ परफेक्ट 360 मार्क्स के पास आप आ जाएंगे, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। स्टडी प्लान बताता हूं, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अच्छा अब बोलोगे सर एनसीईआरटी में कैसे पढ़ूं? तो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का अलग अलग इलस्ट्रेशन होगा बेटा, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आपका चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो वो उसमें मैं बिल्कुल डिटेल बनाऊंगा, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 3 तरह के टॉपिक्स आते हैं, एक मेमोरी जिसको याद करना है, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म या कॉन्सेप्ट है ना, और तीसरा होता है डायग्राम, ठीक है। इनको 3 चीज को टैकल करने का 3 तरीका होता है। मेमोरी वाले का क्या है कि आप फ्लैश कार्ड बना लीजिए, ठीक है, कुछ भी बना लीजिए फ्लैश कार्ड, आप कोई भी याद करने वाला चीज एक दिन में याद ना करें, ठीक है, कोई भी याद करने वाला चीज एक दिन में याद नहीं करें, ग्रेजुअली आपको याद हो जाएगा, है ना। तुम किसी नए कॉलेज में जाते हो या किसी नए स्कूल में जाते हो तो सारे बच्चे के नाम तुम्हें पता होते हैं ना, और हमेशा याद रहते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि उस बच्चे का नाम भूल गया, कैसे? रिकॉल 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 रिकॉल, तो ये आपका कंपैरेटिवली रिकॉल से होगा, रिकॉल बार बार आप करेंगे, जबरदस्ती याद करोगे आज भूलोगे फिर कल भूल जाओगे, ठीक है, और परेशान भी होगे, तो इसको आपको रिकॉल पे करने हैं, जो पहले 6 चैप्टर हैं उनको आपको रिकॉल पे करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म है, इनका आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग और इसका फ्लो चार्ट पढ़ के करना है, ठीक है, और डायग्राम्स के आपको लेबलिंग आने चाहिए, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउटसाइड एनसीईआरटी के लिए आप अलग डेट वो बना लीजिए, आउटसाइड एनसीईआरटी के लिए आप अलग एक कॉन्सेप्ट बुक बना लीजिए, ठीक है,
या फिर आप उसको अपनी एनसीईआरटी के किताब में ही लिख लीजिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। तीसरा, क्वेश्चंस या कंफ्यूजिंग वन लाइनर्स, बहुत ऐसे वन लाइनर होंगे जो आप बार बार कंफ्यूजिंग करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज करेंगे, तो इन वन लाइनर्स के लिए एक अलग नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। डेट्स के लिए एक अलग नोटबुक बना लीजिए, साइंटिस्ट के लिए एक अलग नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। बेटा आज आप जो ये मेहनत करेंगे, ये मेहनत आपको रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। सपोज मान लो कि मुझे एक चैप्टर पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है शुरू में, लेकिन बाद में ये जो मैं रिवाइज करूंगा मेरे पास सब कुछ एक जगह पड़ा रहेगा, ठीक है, सब कुछ एक जगह पड़ा रहेगा और मेरा रिवीजन फटाटे से तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितनी बार रिवाइज करोगे, जितने जल्दी रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। सपोज मान लो कि मुझे एक चैप्टर रिवाइज करने में पहली बार में 3 घंटा लगा, तो दूसरी बार मैं उसी चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज करूंगा, तीसरी बार आधे घंटे में, चौथी बार 20 मिनट में, 5वीं बार 15 मिनट में, और उसके बाद फिर 10-10 मिनट में मुझे पता है, मुझे ये पता है, 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 और मेरा रिवीजन 10 बार ऐसे हो जाएगा। तो बायोलॉजी में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए। अगर आपको बायोलॉजी पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा पूरा कि 360 एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पढ़ना, ठीक। अब आते हैं आपका टाइम टेबल। बेटा मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुबह तुम 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, लेकिन अगर आप सुबह उठेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अभी आप एक कच्ची उम्र में है, आप ये आदत डालेंगे तो अच्छा है। देखो मैंने, सच पूछोगे तो मैं जब अपनी तैयारी करता तो मैं सुबह नहीं उठता था, लेकिन अभी मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ और मैं आपकी क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरे दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब मैं सुबह उठता हूँ। तो आई थिंक आपको भी उठना चाहिए। तो अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ पाते हो बेटा तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। करना क्या आपको, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे मंडे को आप ये पढ़ लिया केमिस्ट्री, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये और सैटरडे को ये, ठीक है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें। हर सब्जेक्ट को आप दिन का 1-1 घंटा दें, तो मतलब 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए, 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो यहां पे दिन का 1-1 घंटा आपने एक सब्जेक्ट को दे दिया, ठीक है। उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे आप 1 घंटा दें, मतलब आधा घंटा एक सब्जेक्ट के लिए और आधा घंटा एक सब्जेक्ट के लिए। तो थ्योरी आपने 2 घंटे में दोनों सब्जेक्ट का पढ़ा, क्वेश्चन आपने 1 घंटे में दोनों सब्जेक्ट किए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसको हम कहते हैं डाउट। ये डाउट के लिए या रिवीजन के लिए आपके रोज आधे घंटे होने चाहिए। जो भी मैंने आज पढ़ा है सोने से पहले मुझे वो रिवाइज करना है, जो भी मैंने आज पढ़ा है सोने से पहले मुझे वो रिवाइज करना है, एंड दैट शुड बी फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। ये जो है ये बेटा आपका सिलेक्शन कराएगा, ये जो 30 मिनट है ना जो सोने से पहले आप करोगे, ये आपका सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या करना है कि आपको ये टाइम टेबल तो बहुत अच्छी बात है, हमको एक डेली टू डू लिस्ट बनाना है। आज मुझे क्या करना है, देखो 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 मेरा जैसे टू डू लिस्ट रहता है, देखो यहाँ पे मैंने चिपका हुआ है ना, देखो ये मेरा आज का है, देखो है ना। तो ये आपका टू डू लिस्ट रहता है इस तरह से, ठीक है। तो डेली आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है और आपको उसको चिपका देना है, ठीक है। तो आप छोटे छोटे, ये नहीं कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँ, ना ना ना, मुझे इस टॉपिक, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ रहा हूँ तो मुझे मान लो कि ये पढ़ना है, मतलब इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, प्रोटॉन पढ़ना है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, तो डेली टू डू लिस्ट में बना दिया, मुझे आज ये करने हैं, मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, तो सोने से पहले मेरा कल का टू डू लिस्ट होगा, और जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मैं उस टू डू लिस्ट को चेक करूंगा। जितनी बार आपने अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करिया उतनी बार आप या तो चॉकलेट खा लीजिए, मस्ती कर लीजिए, मतलब कुछ भी अपने आप को अवार्ड दीजिए, ठीक है। जिस दिन आपका टू डू लिस्ट खत्म नहीं होता उस दिन अपने आप को पनिश कीजिए। अगर आपने रोज अपना बनाया हुआ टारगेट पूरा कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये डेली टू डू लिस्ट बनेगा, ठीक है, डेली। ये नहीं कि मैं 1 महीने ये पढ़ा दूंगा, पूरे साल का तुम लोग अभी बना दिए, नहीं, रोज की बात हम करेंगे, रोज की, ठीक है। तो इस शेड्यूल को बेटा आप कॉपी कर लो और टू डू लिस्ट में इसको फिक्स कर लो, अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर लो, अपना खाने का पीने का 2 साल का रूटीन बना लो और उसी रूटीन को पूरे साल फॉलो करो, ठीक है। उसी रूटीन को पूरे साल फॉलो करो। इट शुड बी क्वालिटेटिव स्टडी, ये नहीं कि दिन काट के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा एक मामा का बेटा था, ठीक है, तो हम लोग साथ ही रहते थे, पहले ज्वाइंट फैमिली टाइप का था, हम लोग साथ ही रहते थे, ठीक है। वो क्लास 8 या 9 में होगा और वो दिन के 8 घंटे पढ़ता था यार। पढ़ता कैसे था, तो वो ऐसे क्या करेगा, एक टॉपिक मम्मी बोल रही तो उसकी मम्मी को आवाज सुनाई देते जाना चाहिए किचन में, वो जो पढ़ रहा है, तो कुछ भी पढ़ रहा है। द सेल इज द सेक्सुअल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दौड़ के आया, हमको मार के फिर चला गया, द सेल इज द सेक्सुअल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और वो बोले जा रहा है, ठीक है।
और वैसा 8 घंटा पढ़ने का क्या पॉइंट है, आप कंसंट्रेट करके 45 मिनट के स्पैन में, है ना, 40 मिनट ज्यादा 45 मिनट ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है एक बार में, ठीक है, 45 मिनट के स्पैन में आप इस तरह से अपना पूरा टाइम निकाल सकते हैं। बट मन लगा के पढ़िए, सिस्टमैटिकली मन से पढ़िए, दिन मत काटिएगा, पापा को दिखाने के लिए मत पढ़िए, सिलेक्शन इवेंचुअली आपका होना है, पापा का नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला चीज पे आते हैं बेटा कि कोचिंग का क्या करना है। देखो तुम बोलोगे सर क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाता है? होता है, बट बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि बेटा कभी कोचिंग नहीं किया आपने, ठीक है। तो कोचिंग एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है आपके सिलेक्शन का। अब आपके पास कोचिंग के दो ऑप्शन आते हैं, या तो ऑफलाइन आप कर लो या तो ऑनलाइन कर लो। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान है। मैंने एक वीडियो बनाया था बेटा कोचिंग ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बट अभी कोरोना के कारण आई डोंट थिंक कि अगले 2-3 महीने में भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा, तो ऑफलाइन वाले भी सारे कोचिंग आपको ऑनलाइन ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात कीजिएगा, तो मैं अनअकैडमी का एम्प्लॉय हूं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अनअकैडमी का टीचर हूं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, बट हम लोग पायोनियर थे ऑनलाइन एजुकेशन के, ठीक है। हम लोग गो ने लाया है नीट में क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन, और आपके किसी भी इंस्टीट्यूट के टीचर देख लीजिए ना, सारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के टीचर आपको अब इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। सब पूरे कोटा के टीचर्स हैं, पूरे दिल्ली के टीचर्स हैं, साउथ इंडिया के अमेजिंग टीचर्स, सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। तो आप हमारे अकेडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपको क्लासेस सारी जो है, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तुम लाइव पढ़ रहे हो, जैसे क्लास में पढ़ते हो ना वैसे लाइव क्लासेस पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। आपको पूरा स्ट्रक्चर कोर्स, पूरे साल का कोर्स मेरा बना हुआ है, इतने तारीख को ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर कोर्स, ठीक है। टेस्ट और क्विज भी आपका होते रहता है, टेस्ट अनअकैडमी भी लेती है, मैं भी लेता हूं, ठीक है, पर्सनल भी, तो वो टेस्ट और क्विजेस होते हैं। प्लस आपको अनलिमिटेड एक्सेस है 40+ एजुकेटर्स है। यहां ये दिक्कत नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट में ये टीचर खराब था, ये टीचर अच्छा था, तो मैं किससे पढ़ूं। तो हमारे पास 40+ टीचर हैं, तो ऐसा तो टीचर नहीं मिलेगा कि आपको समझ नहीं आया। सपोज मान लो कि आपको मेरा पढ़ाया समझ नहीं, मत पढ़ो मुझसे, मेरे जैसे 10 बायो के टीचर आप उससे पढ़ लीजिए। फिजिक्स किसी का पढ़ाया नहीं समझ आया, मत पढ़िए उनसे। तो आपके पास चॉइस है यहाँ पे, ठीक है। ये चॉइस आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता। आपको फोर्स कर दिया जाता है इस बैच में ये टीचर पढ़ा रहा है, आपको इससे ही पढ़ना है, तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा हमारा 2 बैच चला बेटा, अगर आप 21 के हैं तो 1 साल का कोर्स है, आपका 22 का है तो 2 साल का कोर्स है, ठीक है। आप इसमें जोड़ सकते हैं। सारी क्लासेस देखो आपको लाइव मिलती है, और प्लस सारी क्लासेस का रिकॉर्डिंग, सारी क्लासेस का रिकॉर्डिंग, मतलब जितनी क्लास आपकी लाइव हुई है उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल तक आप कभी भी उस क्लास को देख सकते हैं। ये चीज ऑफलाइन में नहीं है ना, कि सर ने वो कॉन्सेप्ट क्या बताया था यार मैं भूल गया, तो वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा, ये कोर्स दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, इंग्लिश के लिए भी आपके टीचर्स हैं, ठीक है, हिंदी के लिए भी आपके टीचर्स हैं, और बायलिंगुअल भी हैं। बायलिंगुअल समझते हो, दोनों, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसको हम बायलिंगुअल कहते हैं। तो ये आपको सारे कोर्स, सारे इंग्लिश के भी टीचर्स मिल जाएंगे, हिंदी के भी मिल जाएंगे, बायलिंगुअल भी हैं। अपनी स्वेच्छा पूर्वक से आप फोन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको लाइव चैट होता है, लाइव चैट का ऑप्शन होता है, तो आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करके तुरंत अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी पिक्चर का डाउट है, मतलब मान लो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन का डाउट का फोटो खींचे और उसको अपलोड कर दिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ आपको मिलता है। आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलता है, जिससे आपका स्टडी में वो आपको पता चल जाता है आपका रैंक कहाँ है। आप इंडिया के सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपको रैंक का पता चलते रहता है, तो आपको रियलिटी चेक भी मिलते रहता है। प्लस आपको सारे लर्निंग मटेरियल, मतलब आपको स्पेशल मेरा मॉड्यूल मिलेगा फिजिक्स के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए स्पेशल मॉड्यूल जो मैंने बनाया है, वो आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी बेटा हम लोग मॉड्यूल्स पीडीएफ के फॉर्म में ही दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स नहीं अवेल कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो अभी जो आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में ही मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक है। कैसे इनरोल करना है बेटा? तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन या एंड्रॉइड फोन आप यूज करते हैं, उसमें आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसमें आएगा गोल सेलेक्ट करने पूछेगा, गोल में नीट यूजी सेलेक्ट कर लेना, नीट यूजी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऑप्शन आएगा वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन का, तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह के प्लान आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है। तो 1 साल का प्लान लें। अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल का प्लान लें, ठीक है। जब भी प्लान लें तो रेफरल कोड यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखो रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डाल देना है आपको आनंद और आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो ये जो आपको 1 साल का कोर्स पड़ेगा वो पूरे साल का 27,000 का पड़ेगा, और 2 साल का कोर्स जो है पूरे साल का 32,400 का पड़ेगा, ठीक है। तो और आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको इंडिया के टॉप 40+ टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। मतलब किसी भी टीचर से आप जो अनअकैडमी पे है आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सिर्फ मुझसे ही पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, व्हाट नॉट। मतलब आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन पूरी नीट की तैयारी का यहाँ पे हम जिम्मा उठा लेते हैं। तो बेटा मेरा कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी लॉन्च है, तो आप लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, तो 5-7 क्लासेस अभी हुई हैं। आप इसको जरूर से जरूर आज के आज इनरोल कीजिए और कल से मेरी क्लासेस में आ जाइए, ठीक है। बस आपको याद रखना है सब्सक्रिप्शन के टाइम पे रेफरल कोड आनंद यूज कर लेना है, ठीक है। बाकी बच्चों आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सब जगह पे। ये टेलीग्राम चैनल है बेटा। अगर बहुत बच्चे हैं अभी जो आप लोग 11th के, आपको नहीं पता होगा टेलीग्राम क्या होता है। टेलीग्राम एक ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए, वहां पे मेरा नाम सर्च कीजिएगा, तो वहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन नीट के रिगार्डिंग सब कुछ मिल जाता है। ये कंप्लीटली फ्री होता है, तो यहाँ पे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, ये बिल्कुल फ्री होता है बेटा, और ये बहुत हेल्पफुल होता है। आपको कोई भी मुझे मैसेज पहुंचाना है बहुत जल्दी मैं पहुंचा देता हूँ, कोई नोट्स फ्री में देने मुझे मैं दे देता हूँ, माइंड मैप्स देने मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन देने मैं दे देता हूँ, क्विजेस देने मैं दे देता हूँ। तो ये सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, ठीक है। ये अनअकैडमी ऐप पे मुझे आप प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी, ये भी फ्री है बेटा। आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरे लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स मैं फ्री में भी डालता हूँ अनअकैडमी ऐप पे, तो यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये बेटा मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करेंगे बेटा, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं क्लासेस में रहता हूँ। तो यहाँ पे आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, क्या दिक्कत है आपको, क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को एड्रेस करूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को खूब सारा प्यार देना बच्चों। कुछ और डाउट है, कुछ और आप मुझसे रह गया, और अगर आपको बायोलॉजी का एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग पूरे साल आपको YouTube चैनल पे भी पढ़ाते हैं। हमारा ये जो YouTube चैनल आप देख रहे हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप पूरे साल मुझसे और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर से YouTube पे पढ़ पाए, ठीक है। तो YouTube पे भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, अगर आप अनअकैडमी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अभी से भिड़ जाइए और होपफुली आप इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स में से गिनाए जाइए, ठीक है। आपको बस अपना परसिवरेंस रखना है, मेहनत कंसिस्टेंट रखना है, और आपको दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर बनने से नहीं रोक पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो पसंद आया बच्चों, या वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को खूब सारा प्यार दिखाना, वीडियो को खूब सारा लाइक करना, और अपने जूनियर्स या अपने बैचमेट्स के साथ इसको आप शेयर करना। बहुत बच्चे यहाँ पे 10th और 11th वाले मिसगाइडेड हो जाते हैं, तो बहुत बच्चे को ये फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर कोई सीनियर स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी अपने छोटे भाई को ये वीडियो रेकमेंड कर सकता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड हैव अ